आप लोग इन रिपोर्ट्स को देख लीजिएगा। ओवर द ईयर्स इसमें ये बताया हुआ है कि किस पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, यानी कि किस एरा में ज़्यादा करप्शन हुई है या कम हुई है, उन्होंने क्वांटिफाई करके CPI इंडेक्स के हिसाब से बताया हुआ है। मुशर्रफ के दौर में ये 0 से 1 के दरमियान होता था, तो 0 बीइंग द मोस्ट करप्ट एंड 1 बीइंग द लीस्ट करप्ट, इस तरह करके उन्होंने उसमें बनाया हुआ है। और ओवर द ईयर्स हालांकि PPP के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में हमारे जहनों में ये बात है कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, बहुत हाई लेवल करप्शन हुई, लेकिन CPI इंडेक्स के हिसाब से जब उन्होंने देखा और उन्होंने जब इसको एनालाइज करके जब अपनी रिपोर्ट निकाली, तो ओवर द ईयर्स जब आप देखेंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि जो हमारा जो मार्क है, हमारे जो नंबर हैं वो ऑन दैट स्केल, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हुआ है, यानी हम लेस करप्ट सोसाइटी बने हैं ओवर द ईयर्स जब से पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में। और मुशर्रफ के दौर में हम लोग बड़े जो थे वो हालांकि हम समझ रहे थे कि बिल्कुल करप्शन नहीं हो रही, तो 2.3 2.4 इस तरह हमारा रहता था आउट ऑफ 0 से 1 के दरमियान, जो मैंने आपको बताया है। तो 23 बन जाता है 100 में से अगर निकालें उसे, और पिछले अरसे में हमारा 34 35 तक पहुंच गया है। आहिस्ता आहिस्ता जो है 100 की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि लेस करप्ट सोसाइटी है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम लोग जो है ना अपनी परसेप्शन जो है वो हमने बनाई हुई है एक, और उसी पे हम जो है अपना थिंकिंग पैटर्न को फिक्स कर लेते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, इंटरनेशनल जो इसके ऊपर काम हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, वो आप ज़रा देखिएगा, और उस पर जब आपकी नज़र होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें जिस तरह हम समझते हैं वैसे है नहीं। अच्छा, थोड़ी सी हम कॉजेज़ पे बात कर रहे थे, कॉजेज़ को देखते हैं अब। पहली बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट, द डेवलप्ड सोसाइटीज़ एंड आवर सोसाइटी, तो हमारे मुल्क के अंदर वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और किस इदारे को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और बाहर वो हैं तो उधर बेहतर काम चल रहा है, दैट इज़ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ होने में क्या जो है मसलहत है, इसके पीछे क्यों कहा जाता है कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उससे ऑटोमेटिकली करप्शन जो है कम हो जाएगी। पार्लियामेंट जो है वो जो मेंबरान हमारे बैठे हुए हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस की मिला के हमारे उस डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं लेजिटिमेट वे में, जो कि मुझे और आपको राइट्स दे रहा है। जो सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है उसको वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे रिस्पेक्टेबल इदारा कौन सा होना चाहिए फिर हमारे मुल्क में, जो मुझे और आपको राइट्स दे रहा है, जिसकी बेसिस पे सारा निज़ाम हमारा चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो आईने पाकिस्तान को चेंज करने वालों की, यानी कि आवाम की एस्पिरेशंस के हिसाब से जो वो देखते हैं 18th अमेंडमेंट उन्होंने की, मार्वलस अमेंडमेंट है, वो ना होती तो हमारे मुल्क में बहुत आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं वो रहते। तो इट्स अ मार्वलस अचीवमेंट कि हमारी इतनी वीक नेसेंट डेमोक्रेसी के अंदर भी हमने जो है 18th अमेंडमेंट जैसी अचीवमेंट जो है हमने हासिल की। तो ये किसके सर जाता है? ये बेसिकली उन रिप्रेजेंटेटिव्स के सर जाता है ये ताज कि उन्होंने इसको अचीव किया। हम में से कोई ये नहीं मानता कि वो दूध के दूल्हे हैं, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिशियंस जो हैं वो होते ही इसी तरह के हैं। और ये जो हमारे जहनों में है ना कि ये हमारा किसी तरह ये जो होते हैं करप्ट होते हैं, और ये लोग जो हैं अपनी विल के हिसाब से, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, हम इनको जो इस नज़र से देखते हैं, क्रिटिकल नज़र से, इसकी वजह से ये लोग लाइन में रहते हैं। इनको पता होता है कि 5 साल बाद जब नीचे आए तो आवाम तो हमें वोट नहीं देगी। तो दैट इज़ द थिंग। अब वीक इदारे हमारे मुल्क में क्यों रहे? पार्लियामेंट जो है ना, जो पॉलिटिशियन है वो काम करने से सीखते हैं, वो ऐसे घर बैठ के नहीं सीख सकते। तो प्रॉपर लेजिटिमेट वे से जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स चलती है, जिस तरह वसीम अकरम है ना, वसीम अकरम साहब किस तरह इतने अच्छे बॉलर बन गए, उन्होंने पिच पे बार बार बॉल करवाई, उससे उसको सीखे हैं, फिर उनका टैलेंट था। तो ये है कि ये जो जो आपका नेचुरल टैलेंट है आपके मुल्क में अंदर, पॉलिटिशियंस, वो तो आपने ब्रेक कर दिया था ज़िया के दौर में जब आपने स्टूडेंट्स यूनियन को बैन किया। एक पूरा लिंक आपके फैब्रिक जो है सोसाइटी का, वो पॉलिटिकल जो एक विल होती है पूरी सोसाइटी के अंदर टूवर्ड्स एस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर, वो आपने निकाल दी।
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला आया। खैर वो अलग डिबेट है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो आप लोग जो कहते हैं हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, चंद लोग हैं वो बार बार आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है। अच्छा, एक तो साइड ये हो गई। दूसरी साइड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके मुल्क के अंदर जब एक पॉलिटिशियन प्रॉपरली अपनी पॉलिटिक्स को करता ही नहीं है, उसको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस वजह से, क्योंकि वो आवाम के वोट पे अपने आप को उस तरह समझता नहीं है। हमारे मुल्क में कहते हैं जी इलेक्शंस में रिगिंग हो गई। तो भाई ये जो प्रोसेस है ये चलने से इसमें पता लगता है कि क्या फ्लॉज हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोसेस बेहतर होता है हर दफ़ा। इस बार हमने जिस तरह पूरा एक मीडिया में हमने देखा कि डॉन में भी बार बार आता रहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, यानी पोलिंग स्टेशंस पे रिगिंग करना मुश्किल हो गया पिछली दफ़ा से। तो ये वही बात है कि बार बार जब इलेक्शंस होंगे और बार बार जब ये सिस्टम चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हमारे सिस्टम से निकल जाएगी। तो ये हमें चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये चलने से ही बेहतर होता है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलते चलते ये कल्चर के अंदर रूट्स अपनी इख्तियार कर लेता है। लेकिन इसको चलने देना चाहिए और चलने देना है हमने, तब जाके कुछ बेहतरी आएगी। हमारे मुल्क में अभी तक कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका, नवाज शरीफ साहब को भी घर भेज दिया गया था। तो ये जो इदारे की वीकनेस है, इसकी वजह से बाकी तमाम इदारे चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर्स निकाल रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब वो इदारा जो जिसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको हमारी मसलों पे बात करनी चाहिए, वो हर दफ़ा जो है वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से बाकी तमाम इदारे जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर आते हैं। ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज़ में, अपनी लिमिट्स में नहीं रहते पावर्स की। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पावर डायनामिक्स है वो हर दफ़ा जो है ना सेटल नहीं हो सकी अभी तक। इदारों को अपनी लिमिट नहीं सेट करनी आई और अपनी लिमिट के अंदर काम करना नहीं आया। जब आप अपनी लिमिट के अंदर काम करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं, और फिर आपका वही जो है, क्योंकि इंसान चला रहे हैं ना, इंसान जब वो काम करेगा तो उसमें एक्सपर्ट होगा। तो ये पहली बात है, वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जो सेकंड मेजर कॉज है दैट इज़ जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप। अब हमारी एक इन्फैचुएशन ऑफ क्रिएटिंग न्यू एंड न्यू इदारे हैं हमारे मुल्क के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपको पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी के लिए इतने इदारे कहीं नहीं मिलेंगे किसी मुल्क के अंदर। हमने नेशनल लेवल पे नैब बनाई हुई है, FIA बनाया हुआ है, फिर जुडिशरी तो हमारी है ही है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एक जो ऑडिट करता है, हर चीज़ को चेक करता है कि फाइनेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है, पब्लिक के लिए यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाती है। फिर फेडरल लेवल पे ओम्बड्समैन का जो एक इदारा है, ठीक है, वो बैठा हुआ है। तो हमारे मुल्क में ये बहुत सारे इदारे हैं। अब इनकी जुरिस्डिक्शन किसकी क्या है, ये सेट करना जो है इतना आसान नहीं होता। इसके लिए पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं रही। तो हमारी जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप्स हैं, जिसकी वजह से हमारी अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव है वो हमेशा से विच हंट बन जाती है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव नहीं रहती। प्रोविंशियल लेवल पे अगर चले जाएं तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, अम्बड्समैन का जो है प्रोविंशियल इदारा भी है, फिर जुडिशरी भी नीचे है। तो हमारी इन्फैचुएशन है, हम नए से नए इदारे बनाने के शौकीन हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से होता क्या है, जब एक ही इदारा होगा तो फ़ंड आपका नहीं लगेगा इधर उधर, आपका एक इदारे पे फ़ंड लगेगा, उसी की ट्रेनिंग पे उसी के लोगों को आप बार बार ट्रेनिंग करवाएंगे, वो एक्सपीरियंस होंगे। फिर जब एक ही इदारा आपका होता है ना, फिर आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। जब डिफरेंट इदारे होंगे तो हर बंदा, जब भी कोई बड़ी फ़िश आती है, व्हेन देयर इज़ अ बिग फिश टू फ्राई, तो वो अपने हाथ झाड़ते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ये केस नहीं बनता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर जो है डिपार्टमेंट्स, हमें चाहिए कि हम एक ही अपने, जो ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, हमारी कोर्ट्स हो गई, हमारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको बेहतर बनाएं। जुडिशल सिस्टम को ओवरऑल, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ओवरऑल एक ओवरऑल की ज़रूरत है। अब ये ओवरऑल कहाँ पे होना था, वो होना था पार्लियामेंट में। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमारे जहनों में होनी चाहिए व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द पेपर। और वैसे भी इन
रियल लाइफ भी जब तक हमारे जहन में ये नहीं होगा तो हम अच्छे सिटीज़न नहीं बन सकते। हमें वोट को पावर देनी है अपने, जो कि हमें इक्वल बना रहा है। तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो इक्वल हैं वो अपने राइट टू वोट की वजह से हैं इन द रियल सेंस। फिर हमारे मुल्क में एक और जो है प्रॉब्लम वो है लेजिस्लेटिव ओवरलैप्स। अब लेजिस्लेशन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होनी कब थी, जब प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेचर्स हैं और नेशनल लेजिस्लेचर जो है उसमें आपस में कॉन्ग्रुएंस हो, कोहेरेंस हो, जब आपस में कोऑर्डिनेशन हो। तो हमने 18 अमेंडमेंट में थोड़ा अचीव किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको स्ट्रेंथन किया है, जिसमें तमाम जो सूबाई वज़ीर हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंसेस हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें बैठते हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं। उसका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लीगल लेवल पे बहुत बेहतर पॉलिसीज हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल CCI जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 153 154 आप अपने आइन में से निकाल के पढ़ लीजिएगा। इसकी कंपोजिशन पे और इसके फंक्शंस पे उसमें बात की गई है। तो नेशनल वाटर पॉलिसी उन्होंने अब बनाई है। इट इज़ अ मार्वलस अचीवमेंट। पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2018 तक देयर वाज नो वाटर पॉलिसी। हालांकि हम एक एग्रीगेरियन अपने आप को सोसाइटी कहते हैं, एग्रीकल्चर हमारा बेस्ड हम कहते हैं कि इकॉनमी है, जो कि नहीं है। हम सर्विस सेक्टर इकॉनमी है बेसिकली, क्योंकि 60% हमारा जो GDP शेयर है वो आ रहा है फ्रॉम सर्विस सेक्टर। लेकिन फिर भी 60 to 65% जो हमारी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से अपना ज़र मुबादला कमा रही है। तो बात यह है कि जब इतनी बड़ी एक ये चीज़ है एग्रीकल्चर, तो उसके लिए हमने नेशनल वाटर पॉलिसी नहीं बनाई, जबकि हमें बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि हम वाटर स्केर्स कंट्री बन सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से होता है कि इश्यूज़ जो है डेमोक्रेसी में शुरू में नेसेंट डेमोक्रेसी जब होती है तो इशू ऑन द सरफेस आते हैं, उसके बाद हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता डिबेट करके डिफरेंट जो ह्यूज़ एंड कलर्स जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर और प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स के अंदर, वो इनको डिस्कस करके, इनको वोट करके जो है हल करते हैं इन मामलात को। और ये देर पा होता है सोल्यूशन। डेमोक्रेसी इज़ स्लो, बट इसका जो है ना सिस्टम बहुत रिजिलियंट है। और करप्शन के ऊपर हमने, अब ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई सोसाइटी करप्शन फ्री है दुनिया के अंदर। आप लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साइट पे जाइएगा, उसमें जो मैप बना हुआ है ना उसको ज़रा जज कीजिएगा। रेड जो है वो इट शोज़ द मोस्ट करप्ट सोसाइटी, और वो फिर ना एक बार है ब्लूइश होता जाता है वो। तो आपको पूरी दुनिया तकरीबन रेड मिलेगी। और जो फ्री सोसाइटीज़ भी कहा जाता है वो भी 100% नहीं है, उनमें भी करप्शन पाई जा रही है। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर एक कॉमन थ्रेड निकालें कि ये क्यों है, करप्शन क्यों एग्जिस्ट कर रही है हर सोसाइटी में, हर सोसाइटी के लोग ये परसीव करते हैं कि हमारे मुल्क में किसी न किसी लेवल पे करप्शन है, उसकी रीज़न क्या है? कि उसकी बेसिक रीज़न अगर हम देखें ना तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई इशू है, कोई ऐसा फ्लॉ है जिसकी वजह से इट्स अ ड्राइविंग फोर्स कि एक इंसान के अंदर वो जो है ना पुश करता है उसे टूवर्ड्स एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, एंड दैट इज़ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म एक कॉमन थ्रेड हमें नज़र आता है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें आप हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाए। अब वो किस तरह होगा? वो एनी मीन्स नेसेसरी आप कोशिश करेंगे कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है एक्यूमुलेट हो जाए। तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम भी एक कॉज बन जाती है हमारे मुल्क के अंदर भी और ओवरऑल भी, क्योंकि हम इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। हम कोई मार्स पे तो नहीं रहते, हम दुनिया के अंदर ही रहते हैं। तो इस पूरे थ्रेड के अंदर हमारा भी एक जो है ना पोर्शन बन जाता है, जिसकी वजह से हम भी बाहर की जो एक वेव है ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट, उससे उसकी जो नेचर है वो हम लोग अपने मुल्क में भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर इकॉनमी जो होती है उसमें ये चीज़ आती ही आती है। इससे मैं एक और कॉज पे जा रहा हूँ जो कि एक बहुत बड़ी एक और कॉज है, दैट इज़ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है ना, इसके बारे में एक सेंटेंस है वो याद कर लीजिएगा कि इकॉनमी इन द शेडोज़ विल एक्सचेंज हैंड इन द शेडोज़। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब ब्लैक इकॉनमी भी है, इसको कहते हैं शेडो इकॉनमी भी कहते हैं, कि ये जो है इन स्टेट की नज़रों के सामने नहीं है। स्टेट इसके ऊपर टैक्स नहीं कर सकती, स्टेट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती। और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कहते हैं 50% है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 से 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी का ना होना
ये जो कैश के अंदर फ्लो कर रही है और स्टेट को पता नहीं लग रहा कि ये करेंसी कहाँ पे है, वो टेररिज्म और इस तरह के इश्यूज़ के अंदर यूज़ होती है। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, इसका पूरा मामला अगर पढ़ें तो वो बार बार आपको यही कहते रहे कि भाई इसको डॉक्यूमेंट करो, अचीव दिस, रेवेन्यू जनरेशन में भी बेहतरी होगी, आपके पास टैक्सेशन भी ज़्यादा आएगा और डॉक्यूमेंट भी हो जाएगी इकोनॉमी, तो आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं फिर। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज़ एन अदर कॉज ऑफ करप्शन। तो ये कॉजेज़ मैंने कुछ आपको स्पेसिफिक कॉजेज़ बता दी हैं, बाकी आप बहुत सारे और कॉजेज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, यानी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से आप निकाल सकते हैं कि वाई देयर इज़ करप्शन इन आवर सोसाइटी एंड इन जनरल एज वेल। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमने अचीव करनी है करप्शन को फाइट करने से अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली होता है ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना टू एक्ट एज अ डेटरेंट, कि आप करप्शन ना करें, सिस्टम के अंदर ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हों जो आपको मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस ना करने दें। और इससे अल्टीमेट एंड क्या है आप अचीव करना चाहते हैं, यू आर ट्राइंग टू अचीव एन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। आप चाहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए अपने सिस्टम के अंदर। आप अपने सिस्टम के अंदर चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो हमने बेहतर करनी है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बीच में आ जाएगी कि इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। अब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इदारा कौन सा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब। नैब के चार्टर के अंदर ये लिखा हुआ है, जो कि शायद आम आदमियों को शायद पता नहीं है, या हमारे मुल्क में शायद इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं होती, कि उसके अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मिलिट्री और जुडिशरी के ऊपर ये लोग हाथ नहीं डाल सकेंगे, जबकि चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड जनरल आ सकता है, रिटायर्ड जस्टिस भी आ सकता है। तो ये जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी के ऊपर चेक्स होने चाहिए, जुडिशरी के ऊपर आप चेक्स ना लगाएं। पूरी दुनिया के अंदर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रखने का के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर की जाए बाय कीपिंग देम अवे फ्रॉम अदर चेक्स एंड बैलेंसेस दैट आर प्लेस्ड इन द सोसाइटी। वो ऑटोमेटिकली चेक में आ जाते हैं जब आपकी पार्लियामेंट स्ट्रांग होती है। लेकिन जो बाकी इदारे हैं उनकी चेक्स, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं ये होने चाहिए, बजट के ऊपर प्रॉपर बात होनी चाहिए। और वही बात है कि जितने आपके मुल्क में रेवेन्यू जनरेटर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर चेक्स होने चाहिए कि वो पैसे में से कितना टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स कलेक्शन के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को सेट करना आपके मुल्क के अंदर। वो मैं अनडॉक्यूमेंटेड के ऊपर आपको बहुत बता चुका हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अचीव करनी है। अब जो है अकाउंटेबिलिटी शुड नॉट लुक लाइक विच हंट। जब वह विच हंट आप करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जब एक पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी को आप विच हंटिंग कर रहे हैं, तो इससे गलत परसेप्शन आती है पब्लिक के, उसमें भी आपकी सोसाइटी इस चीज़ के ऊपर डिवाइड हो जाएगी कि करप्शन जो है ना कैसे रोकनी है आपने। मैंने बताया कि ये डिज़ीज़ तो है नहीं, ये तो सिम्टम ऑफ डिजीज़ है। तो हमने डिजीज़ को क्योर करना है जिसकी ऊपर से हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है व्हेन वी फिक्सेट आवरसेल्व्स विद विच हंट्स, ठीक है ना। विच हंट्स पे हम जब अपने आप को फोकस कर लेते हैं ना, तो हमारी जो मेजर जो चीज़ें थी, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करना, बाकी इदारों को के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना, वो मिसप्लेस्ड हो जाता है पूरे इस चक्कर के अंदर। तो हमने करना किस तरह है, अब सजेशंस थोड़ी सी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल जो है सिस्टम उसको होना चाहिए। लेट डेमोक्रेसी वर्क, क्योंकि ये एक बड़ी मशहूर एक वो है कि द क्योर टू ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मोर डेमोक्रेसी। मोर डेमोक्रेटाइज कर दें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे ज़्यादा फोकस कर दें, आप अपने सिस्टम को इस तरह बेहतर कर सकते हैं। बाकी हमने क्या अचीव करना है, बेसिकली पार्लियामेंट जब बैठे, पार्लियामेंट में और डिफरेंट जो आपके एक्सपर्ट्स हैं इनको डिवाइस करना चाहिए KPIs, जिस तरह हमारे बाकी जो MNCs के अंदर होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए फॉर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। उसमें ये है कि आप, इन्होंने नई एक, पहले ACR होती थी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, अब है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट, PERs। PERs को थोड़ा क्वांटाइज करना चाहिए और को प्रैक्टिकल किस्म के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हों जिसकी बेसिस पे
उस पीईआर को बिल्ड करना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ एवरी सिविल सर्वेंट और बाकी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का पता लगता रहे। अब इस पीईआर के किस बेसिस पे होना चाहिए? 360 फीडबैक पे। 360 फीडबैक ये नहीं है कि आपका जो बॉस आपके ऊपर बैठा हुआ है सिर्फ वो आपकी एसीआर या पीईआर लिख दे। उसमें होना ये चाहिए कि बॉस भी आपके कुछ मार्क्स केपीआईज के बॉस के पास हो, कुछ मार्क्स फिर आपके जो आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनके पास हो, और जो मेजर जो पोर्शन है वो आपके एंड यूज़र के पास हो। जो पब्लिक जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको एवेल्युएट करे, उसकी बेसिस पे फिर आपकी पीईआर बननी चाहिए। ये सिस्टम हमें लग रहा है शायद अभी कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन जब ये सिस्टम शुरू होता है ना, पहले हम ये सोचते थे कि जी ये जो इंटरनेट पे कैसे स्टडी हो सकेगी। बहुत सारे इदारों ने की है और बड़ी परफेक्टली की है और बड़ी बेहतरी आई है इसमें। जो गो के मैं ये समझता हूँ कि पहले हमें अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस पर भी बात चली जाएगी, डेमोक्रेसी है, ये सोल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो 360 फीडबैक जो है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आपने इंसेंटिवाइज करना है, साथ साथ ये चेक्स लगाने हैं और साथ साथ आपने इंसेंटिवाइज करना है अपने पब्लिक ऑफिस होल्डर को, उसकी पे पैकेज को बेहतर करें, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्रमोशन का जो है ना टेन्योर, उसमें प्रमोशन टाइम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए कि जी 5 साल आपने जैसे मर्जी काम किया आपकी प्रमोशन होगी, नहीं। जो पीआर जिसकी बेहतर है उसको 2 साल में प्रमोट कर दें और जिसकी नहीं है उसको 7 साल ना प्रमोट करें, ठीक है ना। तो इन कुछ चीज़ों से जब आप ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पेपर में देंगे तो पेपर चेकर जो है ना वो आपसे खुश होगा। अगर आपके ख्याल में ये गलत है या आपको ये मैंने जो बातें की हैं आज, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये इस तरह नहीं है, ये तो इस तरह होना चाहिए था, तो अगर कोई अच्छी सजेशन है या कोई अच्छा तरीका है जिससे करप्शन को हम फाइट कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आप लोग करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन ये वाला पसंद आया होगा। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मुनासिब लगे और आपको ये अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। इफ़ यू वांट मोर ऑफ सच वीडियोज़ टू बी मेड, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।